अरे स्पेस कैडेट्स, क्या आप तैयार हैं एक अद्भुत यात्रा के लिए? कभी रात को आसमान देखकर सोचा है ये सब यहाँ कैसे आया? ये तारे, ये ग्रह, ये विशाल ब्रह्मांड, ये सब कैसे बना? हम बात कर रहे हैं हमारे सोलर सिस्टम की, सूरज, ग्रह, यहाँ तक कि वो छोटा सा एस्टेरॉयड जिसने पिछले हफ्ते आपका हॉरोस्कोप बिगाड़ दिया था। ये सब कैसे बना और क्यों? ये सब अरबों साल पहले शुरू हुआ था। एक समय था जब कुछ भी नहीं था और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। सोचो, गैस और धूल का एक विशाल बादल अंतरिक्ष में बस यूं ही घूम रहा है। ये बादल धीरे धीरे एकत्रित हुआ और कुछ अद्भुत बनने लगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपका कमरा, जब तक आपकी मम्मी आपको उसे साफ करने के लिए नहीं कहती। लेकिन यहाँ कोई मम्मी नहीं थी, बस प्रकृति का जादू। लेकिन गंदे मोजे और पिज्जा बॉक्सेस की जगह इस बादल में स्टार्स और प्लैनेट्स के लिए सामान था। बहुत बढ़िया है ना? ये बादल धीरे धीरे सघन हुआ और नए तारे और ग्रह बनने लगे। तैयार हो जाओ एक जबरदस्त सफर के लिए, जहां हम जानेंगे कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना। ये यात्रा हमें अरबों साल पीछे ले जाएगी, गैस और धूल के एक विशाल बादल से लेकर उन अद्भुत ग्रहों तक जिन्हें आज हम जानते हैं और प्यार करते हैं। ये एक अद्भुत यात्रा है। ये कहानी है कॉस्मिक कोलिजन्स की, ग्रेविटी के बेकाबू होने की और हमारे अपने तारे सूरज के जन्म की। ये सब कैसे हुआ, ये जानना बहुत रोमांचक है। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो, क्योंकि अब मजा आने वाला है। चलो इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। ठीक है, अब उस गैस और धूल के विशाल बादल की कल्पना करो जिसके बारे में हमने बात की थी। यह बादल अंतरिक्ष में तैर रहा था जैसे कोई विशालकाय धुंधला पर्दा। वैज्ञानिक इसे नेबुला कहते हैं। यह एक विशालकाय नर्सरी है जहां नए तारे और ग्रह जन्म लेते हैं। अब यह नेबुला अंतरिक्ष में बस यूं ही घूम रहा था कि अचानक से इसे धक्का लगा। यह धक्का किसी बाहरी ताकत से आया था। हो सकता है कि पास ही किसी सुपरनोवा में विस्फोट हुआ हो जिससे सब कुछ हिल गया हो। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसने पूरे बादल को हिला दिया। कारण चाहे जो भी हो, इस धक्के ने बादल में हलचल मचा दी। यह हलचल एक नई शुरुआत का संकेत थी। ग्रेविटी, जो कि एक अल्टीमेट कॉस्मिक मैचमेकर है, ने अपना काम शुरू कर दिया। यह गुरुत्वाकर्षण बल ही था जिसने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इसने गैस और धूल के कणों को एक दूसरे की ओर खींचना शुरू कर दिया। यह खींचाव धीरे धीरे बढ़ता गया। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा चीजें आपस में जुड़ती गईं, बादल तेजी से घूमने लगा। यह घुमाव एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया का हिस्सा था। एक फिगर स्केटर की कल्पना करो जो घूमते समय अपनी बाहों को अंदर खींचता है। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। यह घुमाव बादल को और भी सघन बना रहा था। लाखों वर्षों में घूमता हुआ बादल एक विशाल डिस्क की तरह छपटा हो गया, जैसे कोई कॉस्मिक पिज्जा क्रस्ट। यह डिस्क हमारे सौर मंडल का प्रारंभिक रूप था। इस डिस्क के केंद्र में बहुत ज्यादा मटेरियल जमा हो रहा था। यह सामग्री धीरे धीरे एकत्रित हो रही थी। तापमान बढ़ रहा था और कुछ अविश्वसनीय होने वाला था। हमारे सूरज का जन्म। यह सूरज ही हमारे सौर मंडल का केंद्र बनने वाला था। याद है ना वो सारा गैस और डस्ट जो डिस्क के बीच में जमा हो गया था? यह एक विशाल नेबुला था जो धीरे धीरे एकत्रित हो रहा था। वहां दबाव इतना बढ़ गया कि हाइड्रोजन एटम्स आपस में जुड़ने लगे। यह प्रक्रिया न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाती है। इस फ्यूजन रिएक्शन से प्रकाश और गर्मी के रूप में बहुत अधिक ऊर्जा निकली। यह ऊर्जा अंतरिक्ष में फैलने लगी। तब जाकर हमारा सूरज आधिकारिक तौर पर एक स्टार बन गया। यह एक नए युग की शुरुआत थी। यह नवजात सूरज एक कॉस्मिक फर्नेस की तरह था जो रेडिएशन और सोलर विंड फैला रहा था। यह प्रक्रिया बहुत ही शक्तिशाली थी। इसने उस बचे हुए गैस और धूल को दूर धकेल दिया जो अभी तक ग्रहों का हिस्सा नहीं बने थे। यह एक सफाई अभियान जैसा था। यह ऐसा ही है जैसे सूरज अपने कमरे की सफाई कर रहा हो, लेकिन झाड़ू की बजाय उसने पावरफुल स्टेलर विंड्स का इस्तेमाल किया। यह बहुत ही अद्भुत दृश्य था। सूरज के चमकने के साथ ग्रहों के निर्माण का स्टेज तैयार हो गया था। यह एक महत्वपूर्ण चरण था। लेकिन हम धूल की घूमती हुई डिस्क से उन अलग अलग और आकर्षक ग्रहों तक कैसे पहुंचे जिन्हें आज हम जानते हैं? चलो पता करते हैं। यह एक रोमांचक यात्रा होगी। सूरज के पास जहां तापमान बहुत ज्यादा था, वहां आयरन और सिलिकेट जैसे रॉकी मटेरियल्स ही गर्मी सहन कर सकते थे। ये मटेरियल्स आपस में मिलकर अंदरूनी ग्रह बनाते हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। इन शुरुआती ग्रहों की कल्पना पिघली हुई चट्टान के विशाल गोले के रूप में करो, जिन पर लगातार एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स की बौछार हो रही थी। ज्वालामुखी फटते थे जिससे लावा और गैसें वातावरण में फैल जाती थी। ये एक वाइल्ड और कायोटिक समय था। समय के साथ अंदरूनी ग्रह ठंडे हुए और ठोस बन गए। कुछ जैसे अर्थ पर महासागर और वायुमंडल विकसित हुए। अन्य जैसे मर्क्यूरी बंजर और क्रेटर्ड ही रहे।
प्रत्येक आंतरिक ग्रह की अपनी अनूठी कहानी है, जो सूर्य से उसकी दूरी और उसके प्रारंभिक गठन की घटनाओं से आकार लेती है। सेक्शन 5, द एस्ट्रॉयड बेल्ट लेफ्टओवर्स फ्रॉम अ कॉस्मिक फीस्ट। मार्स और जुपिटर के बीच एक जगह है जिसे एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। यह एक विशाल कॉस्मिक हाईवे की तरह है जहां लाखों एस्ट्रॉयड्स हैं, जिनका आकार कंकड़ से लेकर बौने ग्रहों तक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एस्ट्रॉयड्स शुरुआती सोलर सिस्टम के बचे हुए टुकड़े हैं। वे कभी भी एक साथ मिलकर एक ग्रह नहीं बना पाए। इसका कारण सूर्य और बृहस्पति के बीच ग्रेविटी का टग ऑफ वॉर था। कुछ एस्ट्रॉयड्स में पानी की बर्फ बहुत होती है, जबकि कुछ में कीमती धातुएं होती हैं। इन स्पेस रॉक्स का अध्ययन करने से हमें शुरुआती सोलर सिस्टम और उन चीजों के बारे में सुराग मिलते हैं जिनसे ग्रह बने थे। साथ ही यह जानना भी अच्छा होता है कि वहां क्या-क्या घूम रहा है ना? सेक्शन 6, गैस जायंट्स, मैजेस्टिक behemoths ऑफ द आउटर सोलर सिस्टम। सूरज से और दूर, जहां तापमान बहुत ठंडा था, वहां गैस और बर्फ का राज था। यहीं पर गैस जायंट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून बने थे। ये behemoths ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं, जो हमारे सूरज की तरह ही हैं। ये जल्दी से बने और कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स की तरह गैस और धूल को निगल गए। जुपिटर, जो सबसे बड़ा ग्रह है, इतना विशाल है कि यह खुद एक मिनी स्टार की तरह है। गैस जायंट्स हमारे सोलर सिस्टम के कुछ सबसे शानदार नजारों का घर हैं। जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट से लेकर जो अर्थ से भी बड़ा तूफान है, सैटर्न के स्टनिंग रिंग्स तक जो अनगिनत बर्फीले कणों से बने हैं। सेक्शन 7, आइस जायंट्स, मिस्ट्रीज एट द एज ऑफ आवर नेबरहुड। यूरेनस और नेपट्यून, जो कि आइस जायंट्स हैं, अपने गैस जायंट भाइयों से थोड़े अलग हैं। ये छोटे हैं और इनमें पानी, मीथेन और अमोनिया जैसी बर्फ ज्यादा है। यही बर्फ उन्हें उनका अलग नीला हरा रंग देती है। आइस जायंट्स अभी भी रहस्य से घिरे हुए हैं। उनके झुके हुए एक्सिस और असामान्य मैग्नेटिक फील्ड से पता चलता है कि उन्होंने अपने इतिहास की शुरुआत में कुछ नाटकीय घटनाओं का अनुभव किया होगा। इन दूर की दुनियाओं की खोज करना हमारे सोलर सिस्टम में ग्रहों की पूरी विविधता को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 8, बियॉन्ड द प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड ड्वार्फ प्लैनेट्स। हमारा सोलर सिस्टम केवल 8 ग्रहों के बारे में नहीं है, वहां और भी बहुत कुछ है। कॉमेट्स, जो आउटर सोलर सिस्टम से बर्फ के बने हुए अवशेष हैं, अपनी चमकती हुई पूंछ के साथ आसमान में घूमते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट्स जैसे प्लूटो गोल पिंड हैं, जिन्होंने अपने ऑर्बिटल पैथ्स को पूरी तरह से साफ नहीं किया है। ये पिंड टाइम कैप्सूल्स की तरह हैं, जो शुरुआती सोलर सिस्टम के बारे में सुराग सहेजे हुए हैं। उनका अध्ययन करके हम इस बारे में और जान सकते हैं कि हमारा कॉस्मिक नेबरहुड कैसे बना और अरबों वर्षों में कैसे विकसित हुआ। सेक्शन 9, कीप एक्सप्लोरिंग विद ईडू जंक्शन। तो लीजिए, ये रही हमारे सोलर सिस्टम की एपिक कहानी। गैस और धूल के एक छोटे से बादल से लेकर उन अद्भुत ग्रहों और सेलेस्टियल वंडर्स तक, जिन्हें आज हम जानते हैं, यह कॉस्मिक फोर्सेस, अविश्वसनीय संयोगों और ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने की कभी न खत्म होने वाली खोज की कहानी है। लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं होता। अधिक माइंड ब्लोइंग स्पेस एडवेंचर्स, रोचक तथ्यों और कॉस्मिक क्यूरियोसिटीज के लिए ईडू जंक्शन को सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर ब्रह्मांड और उसके सभी अजूबों की खोज करते रहें।